हाँ, तो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको मैंने कंप्लीट इन वन शॉट एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया है। बस आपको मेरे ध्यान से बड़े ध्यान से सुनना है इसको, बड़े ध्यान से, क्योंकि यहाँ से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। और लॉन्ग का मतलब लगभग यानी कि 15 लाइन तक 12 लाइन तक का क्वेश्चन होता है, 20 लाइन तक भी लिख सकते हैं अपन, वो अपना क्वेश्चन आएगा इसमें से। और लॉन्ग का मतलब निबंधात्मक प्रश्न भी बोल सकते हैं आप, सॉरी वो दीर्घ लघुतात्मक है ना, दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न हिंदी में बोलते हैं। और इस चैप्टर की ये है कि आज आपके से लाइव टेस्ट भी है, तो अभी आप चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद में लाइव टेस्ट दे दोगे, तो मतलब 100% ही ओवरऑल तैयार हो जाएगा आज का आज ही। और आज अपने आप से प्रॉमिस भी करना है कि अभी आपको मेरी क्लास ये साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, और अभी का अभी आज ही लाइव टेस्ट देना है, और फिर कोई भी कमी रह जाती है तो फिर से इसी क्लास को वापस से लेना है, उसके बाद ही सोना है। बस प्रॉमिस आपका आज ही रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी का तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, हालांकि अपन में 5th भी 5वां भी पढ़ेंगे इसके अंदर, टर्शरी और क्वाटरी एक्टिविटी पढ़ेंगे। और ये जो तृतीयक क्रियाकलाप है, प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अपन पढ़ चुके दोनों चैप्टर। ये जो तृतीयक है, टर्शियरी जो सेक्टर है, जो तीसरा क्षेत्र है क्रियाकलाप जो है, ये है सेवा क्षेत्र होता है। तीसरा कैसा है? सेवा, मतलब जिसमें सर्विस बोल सकते हो आप, सेवा मतलब नौकरी वाले जितने भी होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे, चतुर्थ अपन पढ़ेंगे, और अपन 5th भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आपको सुनते जाना है। एक बार थोड़ा सा अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में भी, कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है और इसके अंदर क्या आता है तृतीयक क्रियाकलाप, तो आपको इसके अंदर ये लिखना है कि सेवा सेक्टर से संबंधित। पहली बात तो ये कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। पहली बात तो ये, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि सर्विस सेक्टर है ये पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा, सर्विस सेक्टर में कौन काम करेगी? जनता। तो जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। मेन फैक्टर कौन है? वह मैन पावर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। मैन पावर, जनशक्ति, ठीक है। और क्योंकि अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। ये हर तरह से, कुशल श्रमिक का मतलब हो गया कोई भी नौकरी जिस भी फील्ड में आप करोगे उसमें आप स्किल्ड होगे, उसकी आपको नॉलेज होगा, तभी आप वो काम कर पाओगे। चाहे वो किसी भी दृष्टि से व्यवसायिक, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित होंगे, विशेषज्ञ होंगे, या कोई परामर्शदाता, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एज मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट, ठीक है। फिर एक आप नई हेडिंग लगा सकते हो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। व्याख्या कीजिए, यानी टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन और एक्सचेंज। तो एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करो। बिल्कुल सही। देखो, एक होता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, एक होता है विनिमय यानी कि एक्सचेंज। दोनों बातें समझ लो। उत्पादन का मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन करोगे, कुछ भी उत्पादन करोगे, वहां पर आपको सेवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है उसके अंदर। ऐसा मान लीजिए लेबर, अगर काम करे तो लेबर आपको चाहिए, तो आप लेबर को क्या दोगे? उसके बदले में वेतन दोगे, ठीक है। तो मतलब ये कि जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। कितना वेतन वहां पर हमारा लगा, कितनी हमारी बचत हुई, वो सब उसी वहीं पर होता है। विनिमय यानी एक्सचेंज, इसमें क्या आ जाता है? इसमें व्यापार आ गया, इसमें परिवहन आ गया, इसमें संचार सुविधाएं आ गई, ये सब शामिल होती है, जिनका उपयोग हम दूरी को, डिस्टेंस को निष्प्रभाव करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक्शन इन्वॉल्व ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड ओवरकम डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। भाई कोई भी चीज़ आप पैदा की या कुछ भी चीज़ आपको लानी है तो गाड़ी घोड़ी तो सब चाहिए ना, टेलीफोन वगैरह ये सुविधाएं भी सब चाहिए, ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसलिए वस्तुतः तृतीयक क्रियाकलापों में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन शामिल होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक नल सुधारने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, वो बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, ये सब एक्सेट्रा है। ये प्रत्यक्ष रूप से जो है कच्चे माल के प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। ये सब वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसमें सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। इनफैक्ट टर्शियरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सर्विस रादर देन प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल ए टैप रिपेयर है ना, यानी कि जो नल को ठीक करने वाला है, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, वॉशरमैन, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सब टीचर, डॉक्टर सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कारण है। फाइनली व्याख्या कर सकते हो आप कि उत्पादन और विनिमय, प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों आपस में क्या है? दोनों शामिल होते हैं तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट है व्यापार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार से क्या अभिप्राय है?
इसका उद्देश्य क्या है और व्यापारिक केंद्रों से क्या मतलब इसमें है। तीनों बातें एक साथ है, पहला व्यापार, उसका उद्देश्य और व्यापारिक केंद्र, तीन बातें एक क्वेश्चन के अंदर है। व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, सुन भी रखा होगा आपने। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोडक्शन एल्सवेयर, बिल्कुल, और दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिटेल और होलसेल। यानी कि व्यापार क्या होता है, कोई भी चीज़ को खरीदना और बेचना, ये तो व्यापार है। यानी कि वस्तु अन्यत्र उत्पादित मधु का क्रय और विक्रय। उत्पादित मधु का मतलब कोई भी चीज़ आपने उत्पादित की है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, जो हम भी घर से कुछ भी बाजार जाते हैं कुछ लेके आते हैं, खरीद के आते हैं, वही चीज़ है कि व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मधु का, या ऐसा आप इसको इजी लिख सकते हो कि व्यापार वस्तुओं का मतलब क्रय या विक्रय करना है। ठीक है, वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना है। और इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, फुटकर होते हैं एक होता है थोक व्यापार, सुना भी होगा, हम तो थोक के व्यापारी हैं, मतलब एक साथ देंगे हम, बल्क में माल देने वाले एक साथ। और फुटकर जो आप चाहे 10 रुपये के सामान में ले लो वो दे देंगे, लेकिन थोक के व्यापारी एक साथ कह देंगे भाई नहीं हम तो पूरा आपको पैकेट का पैकेट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना, ये चीज़ हो गई। अभी आगे बात करेंगे अपन, फुटकर के बारे में भी जानेंगे और थोक के व्यापार के बारे में भी जानेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यापार का क्या उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो बिजनेस का, ट्रेड का ऑब्जेक्टिव देखो कि वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। व्यापार का मतलब हर फोकट में कोई काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो कमाना चाहेंगे हर कोई, मार्केट में जो भी काम करेगा तो लाभ के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, और व्यापारिक, अब आती है नेक्स्ट व्यापारिक केंद्र, ये 30 रेडिंग व्यापारिक केंद्र, इस कलर कर लेना इसको। ठीक है, व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेडिंग सेंटर्स, ये 30 रेडिंग है अपनी, ये रही व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो इसमें तो एक ही लाइन लिखनी है, मेन उद्देश्य लाभ कमाना है बस। फिर इसका व्यापारिक केंद्र क्या है, तो व्यापार का समस्त कार्य कस्बों और नगरों में होता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, व्यापार का जो भी काम होता है वो या तो टाउन्स में या फिर बड़ी सिटीज़ में होता है। ठीक है, जिनको व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय एक व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। बिल्कुल सही, जैसे अपन को इंटरनेशनल कोई बिजनेस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि कोई किसी अलग अलग अमेरिकन कंपनी कोई सामान खरीदते हैं, तो सीधी सी बात है अपना पैसा वहाँ जाएगा, उनका पैसा इधर, उसका पैसा इधर, मतलब हमारा क्या होगा, डॉलर, अपन जैसे अपन कोई चीज़ उनको बेचेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर आएंगे। तो वही चीज़ें होती है कि अपन ऐसे उनके इंटरनेशनल जो मनी है, मुद्रा है, वो भी उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब ऐसी संस्थाओं को अलग अलग फिर संस्था लगानी पड़ती है। जैसे कोई विदेश से पैसा खरीद के लाता है, अगर अमेरिका के डॉलर खरीद के लाता है तो यहाँ अपने तो इंडिया में तो रुपीज़ चलती है, तो फिर एक केंद्र ऐसा होगा जो उन डॉलर को कन्वर्ट करता है रुपीज़ में। ठीक है, तो ऐसे केंद्रों के, ऐसी संस्थाओं के, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया है व्यापार ने। ये व्यापार ही तो है, जब हम एक दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं तो ये सब घटनाएं जो है अपन को देखने को मिल रही है। जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु, बिल्कुल सही है, व्यापारिक केंद्र भी है, या इकट्ठा, संग्रहण मतलब कलेक्शन करके रखना, और वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्यापारिक केंद्र को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है, ये लाइन भी है। व्यापारिक केंद्रों को दो में, ग्रामीण और नगरीय, हालांकि दोनों के बारे में जान लेंगे अभी आगे, आपके कोर्स में ग्रामीण तो दे रखा है, दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश है, यानी कि यहाँ से अपन पढ़ेंगे द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल वर्क ऑफ ट्रेड टेक प्लेस नॉन एज ट्रेडिंग सेंटर, और द राइस ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल्स ऑफ मनी एक्सचेंज of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers और collection and distribution points, ये मैंने भी लिखा है आपको। और ट्रेडिंग सेंटर कैन बी डिवाइडेड रूरल और अर्बन, दो केंद्र अपन इसको मार्केटिंग सेंटर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वो भी अपन आगे ले लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट ये ग्रामीण विपणन केंद्र अलग से आ जाए। देखो ये छोटा क्वेश्चन, ये अपना ये हो गया कि व्यापार क्या है, क्या उद्देश्य है, और व्यापारिक केंद्र यानी कि ट्रेड क्या है, क्या इसका पर्पज है, और इसका कॉमर्शियल सेंटर इसके कौन कौन क्या होते हैं, वो सब तीनों बातें प्ले, या ट्रेडिंग सेंटर बोल सकते हैं इसको, इसके जगह आप चिंता मत करें, ट्रेडिंग सेंटर भी एक ही बात है। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है ग्रामीण विपणन केंद्र, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। ये क्या होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये आधे नगरीय केंद्र होते हैं, अर्धनगरीय में आधे नगर जैसे होते हैं। ठीक है, पूरे मतलब कि ये क्वासी अर्बन सेंटर्स होते हैं, और ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। ठीक है, ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें जो नहीं देखा आपने, मंडियाँ जो होती है ना, थोक बाजार मंडियाँ हो गई, या जो फुटकर व्यापार के क्षेत्र भी होते हैं, ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र ये जरूर है। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, ये ठीक है, पीरियडिक मार्केट इन रूरल एरियाज। ठीक है, और दूसरा नगरीय बाजार केंद्र, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, दोनों देख लेते हैं।
पहला ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक, आपने देखे होंगे एक तरीके से जो कुछ 7 दिन के लिए मार्केट लगता है, ऐसा मेला जैसा लगता है ना, वो वैसे फिर वो उस गांव से फिर अगले गांव चले जाते हैं, ऐसे वो गांव घूमते रहते हैं। वो उनके लिए तो वो रोजाना दुकानें लगती है उनकी, लेकिन वैसे वो एक गाँव को मुश्किल से महीने भर में 7 दिन या फिर ऐसा मान लो 15 दिन के अंदर वो लगता है, हफ्ते भर में लगता है, ऐसा कुछ मार्केट लगते हैं, वो होते हैं ये। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते हैं, हालांकि आजकल तो गाँव में भी उनके पास में मार्केट होने लग गए, लेकिन ये भी चलन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर, मतलब टाइम पीरियड के बाद में स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। जैसे कि जैसा बुधवार को बाजार लगेगा, ठीक है, तो वहाँ लोग कपड़े खरीदने आ जाते हैं, या फिर जिनको सब्जी लेनी, सब्जी वाले मार्केट भी लगता है, अलग डिफरेंट जो भी है वो मार्केट लगते हैं। और ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, ठीक है, जहाँ परिक्रमाई क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। ये बाजार एक निश्चित तिथि या निश्चित दिन पर लगते हैं, कोई फिक्स दिन या डेट होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, ठीक है, लगते रहते हैं आगे से आगे। और दुकानदार इस प्रकार सभी दिन में, हालांकि दुकानदार जो है ना वो तो व्यस्त रहते हैं भाई, जैसे आज मंडे को इस गांव में लगा लिया, ट्यूसडे को उस गांव में लगा लिया, उनके लिए तो दुकान डेली लगानी पड़ेगी, सभी दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो वैसे साप्ताहिक या फिर ऐसा वो लगाते हैं, ठीक है। एक गांव को मुश्किल से 7 दिन में 10 दिन वापस उनका नंबर पड़ता है, और ये विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान, काफ़ी बड़े क्षेत्र को ये सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि 15-20 एक साथ दुकानें लगा ली तो पूरा बड़ा सा गाँव वहाँ पर आके मतलब उनको वहाँ पर शॉपिंग कर सकता है। फिर नगरीय बाजार केंद्र, नगरीय केंद्र ये विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टगत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि श्रम बाजार है, मतलब काम भी देते हैं, आवासन है, अर्धनिर्मित है, निर्मित उत्पादों का बाजार है। इनमें शैक्षिक संस्थाएं हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, व्यावसायिक सेवा जैसे अध्यापक हैं, वकील है, परामर्शदाता हैं, चिकित्सक हैं, दांतों का डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, ये सब सेवाएं इस नगरीय बाजार के अंदर में होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे ये भी ऐसे मार्केट भी होते हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये दोनों इंग्लिश में भी ईजी है, बहुत ज़्यादा है, सारी बात इंग्लिश में और हिंदी में समझ आ रही होगी, तो ये ईजी है। फिर है, अभी मैंने आपको बात भी की थी, ये रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, फुटकर व्यापार क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना आप, क्योंकि ये 2022 में भी आया था और पहले भी बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है। फुटकर व्यापार ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, अर्थात इसमें फुटकर विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से निहित प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होता है, जैसे कि फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार जो डोर टू डोर चलती है ना, वो डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार सही रहित उदाहरण है। ये तो भंडार रहित है, मतलब ये अपन कह सकते हैं कि फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार, ये जो ये भंडार रहित उदाहरण हुआ इन सब के, फुटकर के, ठीक है। यानी कि दिस इज बिजनेस एक्टिविटी कंसर्ट विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और स्टोर्स स्लोली डिवोटेड टू सेलिंग। और स्ट्रीट पैडिंग, हैंड क्रेजी ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल फॉर नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। ये सब नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं। बाकी आप समझ जाना, फुटकर व्यापार का मतलब क्या होता है, एक व्यवसायिक क्रियाकलाप होता है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप विक्रय से संबंधित होता है, डायरेक्ट, ठीक है। और फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर, वरीयता का मतलब बड़े स्तर पर, सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। सबसे, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि सबसे बड़े उपभोक्ता कौन सा समुदाय था, तो सहकारी समुदाय फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले, मतलब इसके ऊपर बात करने वाले, इसके बारे में सोचने वाले, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन टू रिटेलिंग। और ये अगर कौन कौन से हैं, उनमें देखो, विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंपे देते हैं। फिर ये श्रृंखला भंडार अत्यधिक, अभी ये मैं तीनों पढ़ाऊंगा आपको, ये श्रृंखला भंडार वगैरह आगे पढ़ने वाले हैं अपन। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अगले विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। ये चीज़ है फुटकर व्यापार में। देखो क्या है कि विभागीय भंडार, यानी कि इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुख को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मा सौंप देता है कि आप ही को ये आपको बेचना है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट खोल देते हैं ऐसे। और फिर श्रृंखला भंडार, ये अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं इजीली। हालांकि इन तीनों भंडार के बारे में अपन आगे और पढ़ लेंगे, ये जो भी है अपना चैन स्टोर वगैरह आगे और पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये फुटकर के बारे में है। जैसे कि फिर थोक व्यापार, होलसेल ट्रेडिंग।
थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। ठीक है, सीधी सी बात है, फुटकर का उल्टा है तो थोक कंपैरिजन आप समझ गए होंगे, फुटकर के द्वारा नहीं होता। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्माताओं ने सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। बीच में ये बिचौलिए होते हैं, ठीक है, ये बीच में जो कैसा मान लो कि एजेंट जिनको अपन बोल सकते, दलाल, ठीक है, और थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। ठीक है, ये उधार भी देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही तो अपना कामकाज करते हैं, कार्य का संचालन भी करते हैं। बीच में इधर की इसकी मनी इसको, इसकी मनी इसको, मतलब ऐसा, इसकी टोपी इसके सिर, इसकी टोपी, ऐसा काम ही करते हैं। ठीक है, ये होलसेल ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है ना। फिर है, देखो मतलब 3 बातें हैं, एक तो फुटकर व्यापार पढ़ लिया आपने, ठीक है, एक पढ़ लिया थोक व्यापार। अब है नेक्स्ट जो छोटा सा क्वेश्चन है वह जालतंत्र, नोड तथा योजक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क, नोड एंड लिंक। ये भी एक क्वेश्चन छोटा सा आपके हेडिंग है बुक के अंदर। तो देखो, परिवहन व्यवस्थाओं के विकास के साथ ही विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। ठीक है, मतलब कि परिवहन व्यवस्था तो है ही है, जैसे कि गाड़ी, ट्रकें, ये आपस में ये जो कनेक्टिविटी होती है, इनके साथ ही कुछ विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर एक बड़ा जाल तंत्र बनाते हैं। ठीक है, यानी कि विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफरेंट प्लेसेज एंड लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। फिर ये जाल तंत्र योजक से मिलकर बनते हैं। 2 अथवा अधिक, योजक का मतलब समझते होंगे, योजक, ठीक है, जो बीच की कनेक्टिविटी होती है, और 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु तथा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, नोड होता है। उद्गम का मतलब जहां से आप स्टार्ट हुए चलना, गंतव्य जहां आपको जाना है, उद्गम पॉइंट तो वो हो जाएगा जहां से आप निकल रहे हो, गंतव्य जहां आपको पहुंचना है, और मार्ग के सारे बड़ा कस्बा वो होता है नोड। इस तरीके से कॉम्बिनेशन इनका बना रखा है। ठीक है, और प्रत्येक सड़क जो कि 2 नोडों को आपस में जोड़ती है योजक कहलाती है। ठीक है, योजक का मतलब जोड़ना होता है, कनेक्टिविटी होती है। तो प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। नोड के बारे में अपन पहले पढ़ चुके, नोड क्या है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका आशय ये होता है कि स्थान सुसंबद्ध है, यानी कि ए डेवलप्ड नेटवर्क हैज मेनी लिंक्स। नोड का मतलब इसका लिंक होता है, तो विच मीन्स दैट प्लेस आर वेल कनेक्टेड, आपस में जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि व्यापार करना बहुत ईजी होता है आपस में, जाल तंत्र आपस में कनेक्टिविटी जब रहेगी, ठीक है, तो बहुत ईजिली आप कोई बिजनेस कर पाओगे। छोटा सा क्वेश्चन ये भी आपको याद करना है। फिर है परिवहन सेवाएं, उनके कार्य और उनको प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये ठीक है। अभी मैं लास्ट में बता दूं कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट भी, हालांकि इसे कैप्सूल भी बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि परिवहन सेवाएं, कार्य व इनको प्रभावित करने वाले कारक। पहली बात, परिवहन सेवाएं कौन सी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन सी है, परिवहन सेवाएं। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने, ये तो समझ गए परिवहन सेवाएं भाई। जैसे कि ट्रक हो सकती है, तो ट्रक यहाँ से माल लोड करके जहाँ हमें पहुँचाना वो पहुँचा देती है, वो परिवहन सेवा में आ गया। इसके मेन काम क्या होते हैं, मतलब इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं, आपने देखा भी होगा, अपन जो भी कुछ ऑर्डर करते हैं अपन ये चाहते हैं कि 10 मिनट पहुँचे, मतलब 5 मिनट पहुँचे, या फिर जस्ट अगले दिन पहुँचे। हर कोई फास्ट और हमेशा अच्छा काम चाहता है। ठीक है, काम सक्षम भी हो उसमें और तीव्र भी हो। और इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है, थोड़ी सी रेट बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते हो, अगर तुरंत चाहिए फ्री डिलीवरी तो है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट डे ही चाहिए तो आपको उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, या फिर 7 डेज़ के बाद में आपको कम चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें महंगी होती चली जाती है अगर अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी। ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आराम से हिंदी सब पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है। फिर इनको कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो फैक्ट करती है, इनके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक, तो हो जाएंगे नगरों, कस्बों, गाँवों और औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप कैसा है। भाई कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो, नगर शहर में, कोई गांव में लेके चले गए, रोड अच्छी है या नहीं, कस्बे, गांव, ये सब आपस में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये वरना परिवहन सेवाएं डिस्टर्ब होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सिटी में, शहरों में सड़कें अच्छी बनी होती है, रोड होता है, तो आराम से जो साइकिल रिक्शा वो भी लेके चला जाता है आराम से माल, वो थोड़ा सस्ता सर्विस होती है। आप गांव में जाओगे तो फिर वहाँ पर अगर कहीं पर कच्ची रोड है तो वहाँ पर अलग तरह का साधन भेजना पड़ेगा, या फिर रोडिंग सिस्टम नहीं है, फूटी हुई रोडें हैं, तो हर जगह वो चीज़ें नहीं जा पाती इतनी पॉसिबली ईजिली।
तो ये सब बातें होती है। उनके मध्य भूदृश्य की आप प्रकृति बिल्कुल सही है। लैंडस्केप कैसा है, ज़मीनी कैसा माहौल है भाई, पहाड़ी इलाका है, हिली इलाका है, फिर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कैसा है। और जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों अर्थात मुद्रा पर मार्ग निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेट फंड सब ये सब इसी को डिपेंड करेगी, कैसा जलवायु वहाँ की कैसी है, गर्मी का माहौल है, सर्दी का माहौल है, किस हिसाब से बारिश हो रही है, तो बारिश में फिर आपको अलग से पैकिंग करके ले जानी पड़ेगी कोई चीज़ें, मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेंथ कितनी है, मार्ग की लंबाई कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी, उन सब के ऊपर उनकी रेटें फिक्स होती है और वो इनको सबको आपस में डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और अब लेते हैं अपन नेक्स्ट है संचार, दूरसंचार, रेडियो और दूरदर्शन, तीनों एक साथ। पहली बात संचार, कम्युनिकेशन। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है संचार के अंदर, ठीक है। और लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता प्रदान की, ठीक है। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु के द्वारा परिवहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वह संचार का फैलाव सरल होता है। कम्युनिकेशन, संचार सेवाओं को अपन देखें तो संदेश, अपन आप जैसे आजकल कितना बिजनेस करना इजी हो गया। कोई भी चीज़ जैसे आपको मार्केट में कोई नहीं आई है, आप उसका विज्ञापन देख लेंगे बड़ा सा, मतलब उसका आप ऐड कहीं लगा हुआ देख लेंगे, कहीं पर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी, आपको उसको इजीली देख लोगे। तो ये सब इजी है उस चीज़ को बेचने के लिए। जैसे कब सेल लग रही है तो आप बता दिए भाई 40% डिस्काउंट इस चीज़ पे, मतलब ये इजीली है। ये सब पहले जो लोग हाथों से लिख के करते थे या फिर 10-10 महीने लग जाते थे ये सब बातें, लेकिन आज के लिए बहुत ईजी हो गया, बहुत सरल हो गया, ठीक है। तो ये सब कम्युनिकेशन में आ जाएगा। दूरसंचार, टेलीकॉम में क्या हो जाएगा, दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, ठीक है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया, सप्ताह तक नहीं, जहाँ पर 1 सेकंड 1 मिनटों में काम हो जाता है। मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन नहीं होती है, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया, तुरंत काम हो जाता है। इस कारण तार प्रेषण, मोर्स कूट, टेलेक्स वर्तमान में लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई। ये तो सब पुरानी बातें हो गई अब, ठीक है। तो टेलीकॉम हो गया। टेलीकॉम बहुत इजी, मतलब टेलीफोन से अपन मिनटों में सेकंडों में बातें कर सकते हैं, आराम से आपको इजीली चीज़ समझ में आ जाएगी। ये था। फिर रेडियो और दूरदर्शन, रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो और दूरदर्शन समाचारों, चित्रों में दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारित करते हैं। इसी कारण इनकी जनसंचार माध्यम, इसको जनसंचार माध्यम भी कहा जाता है। ये जनसंचार माध्यम क्यों है, क्योंकि ये विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। उपग्रह भी आपने देखा होगा, इंटरनेट का पूरा वहीं पर कनेक्टिविटी होती है, तो वहाँ से दूर दूर तक कनेक्टिविटी आपस में हो जाती है। इंटरनेट तो है ही है, जो वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। ये सब कारण है, इस वजह से कह सकते हैं कि इनको जनसंचार के माध्यम कहा जाता है, इनको रेडियो दूरदर्शन को। आराम से आप रेडियो पे इंफॉर्मेशन सुन सकते हो, टेलीविजन में विज्ञापन ऐड देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, और उन सब से आप शॉपिंग या खरीदारी करते जाते हो। तो बहुत ईजी है, ये भी तीनों पोर्शन कंप्लीट। अब है सेवाएं क्या होती हैं, सेवाओं के विभिन्न वर्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आ जाए, सेवाएं क्या है, सेवाएं, सर्विसेज, व्हाट आर सर्विसेज, ब्रीफ डिस्क्राइब द डिफरेंट क्लासेस ऑफ सर्विसेज। मैंने सेवाएं, तो देखो मानव के तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप अमूर्त सेवाओं से संबंधित होते हैं। तृतीयक और चतुर्थक दोनों सेवाओं से रिलेटेड ही है, दोस्त पहली बात तो ये। और वस्तुतः सेवाएं वे क्रियाकलाप हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, सेवा तो देनी पड़ती है, सर्विस, नौकरी। इस प्रकार सेवाएं पदार्थ के प्रसंस्करण यानी नई वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। सारी प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल भी लिया था ना, नाई, धोबी, टीचर, अध्यापक, जो भी अपने बातें ली थी, वो सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से मतलब वैसे सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि सेवाओं को उत्पादन के रूप में मापन करना असंभव होता है। इन्हें तो अप्रत्यक्ष रूप से वेतन तथा मजदूरी के रूप में मापा जा सकता है। ऐसा तो माप नहीं सकते, लेकिन हाँ कितना पैसा खर्च हुआ, भाई वेतन भी देना पड़ता है ना उनको, तो वेतन जो दिया, सैलरी जो उनको दी, उससे पता लगा जा सकता है कि कितना हमने इनके ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि आप, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर सर्विस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, दे कैन ओनली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, यही ऑप्शन है। फिर सेवाओं के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, इनकी डिफरेंट क्लासेस। तो देखो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, तो कुछ लोगों को तथा कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती है। बात समझ में आ गई। कुछ तो लोगों को चलाती है सेवाएं, कुछ उद्योगों को चलाती है, कुछ दोनों को चलाती है। जैसे
परिवहन तंत्र है। ठीक है, सामान्यतः सेवाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा जा सकता है। एग्जाम्पल दे देना इसका, परिवहन तंत्र। ठीक है, उसके बाद में आप एक लाइन नीचे लिख के भी लिख सकते हो कि सामान्यतया सेवाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, निम्न स्तरीय सेवाएं। ठीक है, यानी कि अपन फर्स्ट वाला ले सकते हैं लो ऑर्डर सर्विसेज। इसमें क्या आता है, इसमें पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, ये सब आते हैं। दूसरी उच्च स्तरीय, उच्च यानी कि थोड़ा सा अपन उसको कह सकते हैं कि हाई कैटेगरी, ये रहा हाई ऑर्डर सर्विसेज। इसमें आ जाएगी लेखाकार हैं, परामर्शदाता हैं, संगीतकार हैं, चिकित्सक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, ये सब म्यूजिक वाला नहीं है कि वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके डिफरेंट क्लासेस भी इसकी है। फिर है इसमें क्या था, 2 ही बातें थी। हाँ ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। मतलब ध्यान रखना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, वो किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपस में जोड़ के भी पूछ सकता है, किसी 3 को भी जोड़ के पूछ सकता है। छोटे छोटे 3 दे देंगे, ठीक है, मीडियम साइज के 2 दे देंगे, बात एक ही है। अब देखो, इसके अतिरिक्त सेवाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसी के बारे में और है ना, इसी के बारे में क्वेश्चन है ये। इन एडिशन, सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर, उनकी प्रकृति के आधार पर, जैसे कि वाणिज्यिक सेवाएं। ठीक, वाणिज्यिक सेवाएं का मतलब कॉमर्शियल सर्विसेज। इसमें आ जाएगा विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, परामर्श, ये सब आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन एंड कंसल्टेंट एक्सेट्रा। वित्त, बीमा, वाणिज्यिक और आवासीय, भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्ति की क्रय विक्रय संबंधी सेवाएं, वो इसमें आ जाएगी। थोक तथा फुटकर व्यापार, रख रखाव संबंधी सेवाएं। ठीक है भाई, जैसे कोई बिजनेस को रख रखाव की भी तो सेवाएं करनी पड़ती है। जैसे आपने अगर कहीं पर फ्लैट लिया तो फ्लैट का भी बहुत सारा चार्ज होता है, कि नीचे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो सब डिफरेंट तरह के। और दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत सेवाएं भी कुछ होती है, जिसमें नौकर चाकर ये सब आ जाते हैं। तो बहुत ईजी है, ये डिफरेंट तरह की ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ठीक है, और फिर 5वां, अभी पूरा नहीं हुआ है, परिवहन एवं संचार सेवाएं, जिसमें रेल, सड़क, ये सब आ जाएंगे इजीली। मनोरंजन करने वाली सेवाएं समझ गए, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, ये सब। विभिन्न स्तरीय प्रशासन सेवाएं, जिसमें आपके स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय प्रशासन, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आ जाती है। और गैर सरकारी संगठन से संबंधित सेवाएं, जैसे कि शिशु चिकित्सा है, पर्यावरण है, ग्रामीण विकास है आदि। लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलाप जुड़े कुछ गैर सरकारी संगठन भी इसमें काम करते हैं, जो NGOs वगैरह जो हम बोल सकते हैं अपन, जो गैर सरकारी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था और ये यहाँ जाके पूरा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पर्यटन सेवा, पर्यटन प्रदेश, वो पर्यटन आकर्षण के मतलब 3 बातें अपन को जाननी है। पर्यटन सेवा क्या है, पर्यटन प्रदेश क्या है, और पर्यटन आकर्षण, यानी कि मेन फैक्टर्स ऑफ टूरिज्म सेक्टर सर्विस, टूरिज्म रीजन और टूरिज्म अट्रैक्शन, तीनों। पहले अपन इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ टूरिज्म सर्विस, यानी कि पर्यटन सेवा से आशय। देखो, एक यात्रा जो कि व्यापार की अपेक्षा प्रमोद तथा आनंद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। भाई कोई भी यात्रा अपन अपनी खुशी के लिए, ट्रैवल अंडरटेकन फॉर ए पर्पज ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस इज नॉन टूरिज्म सर्विस, है ना। अपन ये चाहते हैं कि बस एक थोड़ी एंटरटेन हो जाए, थोड़ा मतलब जो अपन चाहते हैं वो हो जाए। ठीक है, पर्यटन सेवा कहलाती है। पर्यटन का महत्व है, ये नई हेडिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ये हेडिंग लगाना है आपको नीचे। महत्व क्या है, नीचे से लिखना आप, है ना, कि विश्व में कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व है, जिसमें सकल GDP का 40% आ जाता है, की दृष्टि से ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया। कौन सा, पर्यटन। इतना मतलब लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। आप समझ सकते हो कि हमारे GDP में 40% योगदान पर्यटन का ही है, समझ गए, मतलब इसका अपने टूरिज्म का ही है, और सबसे बड़ा बन गया। इसके अलावा पर्यटकों आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसे कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों यथा स्मारिका को पोषित करता है। ठीक है, कुछ प्रदेशों में स्मारक होते हैं, स्मारक नहीं होते क्या, स्मारक, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पहली इमारतें हैं हमारी, जो महल है, गढ़ हैं, वो सब, ठीक है, किले वगैरह। कुछ प्रदेशों में पर्यटन रुतनिष्ठ मतलब उतना रुतनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, किंतु अनेक प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि यार हमें बारिश के मौसम में चलना चाहिए, वो ऋतुनिष्ठ होता है। ऋतुनिष्ठ का मतलब सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, कि अच्छी सीजन होगी तो यार गर्मियों में तो हमें शिमला मनाली चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है उन दिनों में, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही कह दिया साहब ठंड के अंदर हमें जैसलमेर वगैरह जाना चाहिए। तो मतलब डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर घूम सकते हैं। वो कुछ ऋतु यानी कि कुछ सीज़न पे डिपेंड भी करती है, यानी कि, लेकिन खूब सारी कुछ तो सीजनल होती है,
लेकिन खूब सारे ऐसे हैं जो पूरे वर्ष भर ही हमें ऐसा लगता है कि वहाँ तो पूरे साल में कभी भी जाओ बोले, ठीक है। लाइक गोवा जैसा सिस्टम हो गया, वहाँ पर कोई ना गर्मी है ना सर्दी, तो ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आप कभी भी जा सकते हो। एक अपने सेकंड हेडिंग ली थी पर्यटन प्रदेश, यानी कि टूरिस्ट रीजन। ये क्या होता है कि जिन स्थानों पर पर्यटक घूमने को प्रमुखता से जाते हैं, मतलब जहाँ पर जापान कहते हैं ना कि यहाँ तो हमें जाना ही चाहिए प्रमुखता से, यानी द प्लेस वेयर टूरिस्ट मेनली गो टू विजिट आर कॉल्ड टूरिस्ट रीजन, उनको हम बोल देंगे कि वो पर्यटन प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय तट के चारों तरफ कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो। अन्य शीतकालीन पर बात करें तो अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो कि मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तथा मनोहारी दृश्य भूमियाँ जो बहुत ही शानदार दृश्य होता है, मनमोहक वहाँ भूमियाँ एवं यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान भी है, मतलब नेशनल अपन कह सकते हैं कि जो नेशनल क्या बोलेंगे पार्क बोलते हैं, नेशनल पार्क है ना, हाँ इसमें भी होगा इंग्लिश में भी। तो देखो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड और अदर इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन फाउंड माउंटेन्स एरियाज एंड वेरियस सीन लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क सब ये अपन को देखने को मिलते हैं। कुछ स्मारक भी हैं, ठीक है, हिस्टोरिक टाउन्स बोल सकते हैं अपन, विरासत स्थल है हिस्टोरिक टाउन सॉरी, और कुछ हैं अपने पास में विच आर स्कैटर्ड। और हिस्टोरिक टाउन्स ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द माउंटेन मोमेंट हेरिटेज साइट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है। आप कभी जैसे जैसलमेर वगैरह जाना तो नाइट में वहाँ पर सांस्कृतिक, रात को अपन अगर वहाँ रुकते हैं तो वहाँ पर थोड़ी कल्चरल एक्टिविटी भी होती है बड़ी मज़ेदार। तो बहुत चीज़ें हर तरह हर जहाँ भी जिस भी जगह जाते हैं वहाँ कल्चर में दिखाई देता है। वो पर्यटन प्रदेश हो गया, टूरिस्ट रीजन हो गया। एक होता है पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक कौन कौन से, फैक्टर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। भाई मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पर्यटन वाला, कि पर्यटन हम क्या देखिए हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्या अट्रैक्शन हमारा जो बढ़ता है। एक तो हम देखते हैं भूदृश्य, दूसरा देखते इतिहास एवं कला, तीसरा संस्कृति और अर्थव्यवस्था, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी। हम देखते नहीं देखते कि वहाँ के भूदृश्य कैसा, ज़मीन मतलब जो माहौल कैसा दिखता है, कैसी ज़मीन है, उबड़ खाबड़। जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में दोहरे ही दोहरे हैं, मिट्टी के दोहरे हैं, बालू का स्तूप है, ठीक है, तो लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, वो सब आते हैं। भूदृश्य पर्यटन आकर्षण का प्रमुख कारक है। अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपनी छुट्टियां को बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है कि पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट तथा मनुष्य द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदृश्य, जो हमें बिल्कुल कहते हैं ना कि कभी देखा ही नहीं हो, वहाँ पर हम पसंद करते हैं। दूसरा इतिहास, हिस्ट्री की बात अपन करें तो द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, पीपल विजिट एंशिएंट और पिक्चर्स टू वंस एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंजॉय। अपन देखा होगा कि हम खूब सारी जगह हैं, खूब सारे प्लेस ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत पुरातत्वविदों की कुछ खोज की गई हो, जहाँ पर बड़े बड़े महल या गढ़ या किले बने हुए हो, उस जगह किलों, महलों, गिरजाघरों, इन सबको देखना अपन ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं जो हमें अच्छी लगती है। तीसरा संस्कृति अर्थव्यवस्था, कल्चर इकोनॉमी की बात करें तो मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन आकर्षित करता है ना। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। वर्तमान समय में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। लोग यथा गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग, ये सब व्यवस्था की गई है। एग्जाम्पल डाल देना ना, मतलब आज के लोग, भाई मेन दिक्कत कहाँ है, हम जहाँ पर भी नई जगह घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर खर्चा होता है, रुकने का खर्चा होता है, ठीक है, रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल ये होटल वगैरह लोग अपने घरों में लोगों रखने लग गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे होम बना के रखने लग गए हैं, ठीक है, उस वजह से वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और जब सस्ता मिल जाएगा तो सीधी सी बात है हर कोई घूमना पसंद करेगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ये सब बातें एग्जाम्पल डाल देना आप, गोवा के हेरिटेज होम्स और कर्नाटक के मेडिकेरे और कुर्ग, ठीक है। एक होता है चिकित्सा पर्यटन, एक छोटी सी हेडिंग लगा लेना, चिकित्सा पर्यटन, और एक ये वाला, ये दो छोटी छोटी हेडिंग है। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा बन के आता है तो मतलब छोटे छोटे 2-3 आए तो चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन लेना, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिकल टूरिज्म, बस इतना ही। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी इट लैंड्स इटसेल्फ टू व्हाट कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म, उसको बोल देंगे हम चिकित्सा पर्यटन। जब हम क्या कर देंगे, चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि में जोड़ दें, जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटी कि आपको छोटी मोटी कोई चोट अगर आ जाती है तो नॉर्मल जो फर्स्ट एड होता है, जो मतलब प्राथमिक उपचार होता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। एक जो अपन पढ़ रहे हैं टर्शियरी एक तरीके से खत्म हो गया। अब अपन लेते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। इसमें देखो कि सूचना का संग्रहण करना, यानी कि इसमें आ जाएगा कलेक्शन, इन्वॉल्व द कलेक्शन एक्टिविटीज, इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब इसमें आ जाते हैं। सूचना का संग्रहण करना,
उत्पादन और प्रकीर्णन करना अथवा सूचना का उत्पादक, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप के 2-3 एग्जाम्पल डाल देना, वो इसमें आ जाते हैं। ये अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पताल, डॉक्टर, ये जो रंगमंच लेकर जितने भी होते हैं वो सब चतुर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। कहीं पर भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 का मतलब है ऐसे जुड़ के भी आ सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अपन को पता होना चाहिए। फिर पंचम, 5वां क्रियाकलाप जो है उसमें कौन कौन आते हैं, तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप निभाते हैं। वही निभाते हैं जो कहते हैं ना कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म करनी एक्टिविटीज़, वो इस क्वाड्रेंट एक्टिविटी में आते हैं। जो अच्छी कहते हैं ना कि उच्चतम स्तर के, मतलब हाई लेवल के जो डिसीजन लेना पसंद करते हैं, वो सब इसमें आते हैं, मतलब वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरी बात, पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्राय स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय प्रत्येक सेक्टर का एक उपविभाग ही है उसका, मतलब एक सब डिवीजन कह सकते हैं अपन इसको। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पैड स्किल और सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब पंचम क्रियाकलाप के अंदर 5th में आ जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था, अच्छे से याद कर लेना। फिर है अंकीय विभाजन, जो 2022 में पूछा गया था, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। डिजिटल डिवाइड, अंकीय विभाजन कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है। विश्व के सभी देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है, हम सबको पता है। विकसित देश बहुत शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि जो विकासशील देश है, ये तो विकसित की बात चल रही थी, जो डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड कंट्री है, developed countries can very quickly provide access to benefit of information communication technology to their citizens, whereas जो developing country है, जो विकासशील कंट्री है, वो इस दृष्टि से थोड़े पिछड़े हुए हैं। ठीक, वो इतना हर तरह से, जैसे आप देखना हमारे देश में भी देख लेना कि जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है वो हर गांव तक नहीं पहुंच पाती है। खूब सारे लोग ऐसे, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, किसान लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि ये स्कीम उनके लिए थी, जबकि वहाँ का जो MLA MP जो होता है उठा के खा जाता है पैसा, पता भी नहीं चलता, और वो योजना उसको मिल चुकी होती है कागजों में, जबकि उसको रियलिटी में नहीं मिल चुकी होती। तो वो अपना कैसे चेक करे, नेट के ऊपर कैसे चेक करे कि ये फैसिलिटी मेरा नाम उठ चुकी है, जबकि मैंने तो ऐसी कोई स्कीम ली का फ़ायदा बेनिफिट लिया ही नहीं। तो ये सब बातें इतना हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप्ड नहीं है। तो विकासशील जो देश है वो इस तरह से थोड़े पिछड़े हुए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। ठीक है, मतलब विकसित का अच्छा होना, विकासशील का अच्छा नहीं होना, एक तरीके से आपस में जो डिवीजन हो गया, बस वही अंकीय विभाजन है। इसी प्रकार एक ही देश के भीतर की अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत तथा रूस जैसे विकासशील देश में महानगरीय केंद्र जैसे कि निश्चित क्षेत्रों में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं। इंडिया और रशिया के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, हालांकि शहरों में तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं अपन, लेकिन ग्रामीण लेवल पर अभी तक नहीं। वो मैंने आपको जैसा एग्जाम्पल दे दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बोर्ड के एग्जाम पूछा गया था, बाय श्रोतन 2022 में आया था आई थिंक ये। तो वर्ड इज मेंट बाय आउटसोर्सिंग, या फिर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ KPO एंड BPO। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ भी, तो आ भी सकता है। बाय श्रोतन हेडिंग लगाएंगे आप, आउटसोर्सिंग। ठीक है, बाय श्रोतन, तो बाय श्रोतन अथवा ठेका देना, इसका मतलब क्या होता है, ठेका देना। आपने देखा होगा कि साहब ये वाली सड़क फलाना ठेकेदार बना रहा है, मतलब उसको गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया है कि बस ये काम करना है। जैसे खूब सारे टोल टैक्स भी ऐसे ही होते हैं, टोल जो नाके होते हैं ना, जहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट, अपन गाड़ी लेके जाते हैं तो अपन टोल नाके पे अपन को टोल पे करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कई देश आप जयपुर से लेके, अपन कह देते हैं कि जयपुर से लेके बाहर की तरफ अगर जाते हैं, जोधपुर की साइड मान लेते हैं, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो रोड बनी है वो फलां ठेकेदार के नाम बनी है। अब उसके बीच में जो भी टोल आएगा बोले तू ले लेना, 10 साल तक उसका जितना भी टोल आएगा वो तेरे नाम होगा, तू ले लेना, लेकिन अभी रोड आपको खुद को अपने खर्चे पे बनानी है। तो वो बंदा उस रोड को खुद के पैसों से ज़बरदस्त तरीके से बनाएगा और 10 साल तक जितना भी टोल आएगा वो उसका होगा। गवर्नमेंट ऐसे भी ठेके पे दे देती है खूब जगह, या फिर ऐसा भी दे देती है कि आपको इस यहाँ से वहाँ तक रोड बनाने के लिए आपको 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं और 1000 करोड़ के अंदर आपको ये सड़क बनानी है। बस यही है, कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ गारंटी वो आपको उस पर फिलफिल करनी है, तो ये ठेके पे देना होता है। ठीक है,
गवर्नमेंट जब देती है तो बाय अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उन ठेकेदार को बोली लगती है इसके अंदर, वो ठेकेदार आएगा जो अच्छी क्वालिटी काम करता है लेकिन कम पैसों में भी करता है, तो गुणवत्ता भी अच्छी हो जाएगी और लागत हो जाएगी कम। किसी बाहरी अभिकरण को कार्य सौंपना है, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, समुद्र पार का मतलब अदर कंट्री में भी, तो इसका अपर्तन अर्थात ऑफशोरिंग कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑफशोरिंग, जब अपन समुद्र के पार चल जाते हैं, मान लीजिए। यद्यपि अपरतन और बाह्य स्रोतन दोनों का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। क्रियाएं, अब ये नई हेडिंग लगाना भाई, ये नीचे की लाइन में लिखना था, ये कुछ मिस वापस मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। एक्टिविटीज़, इसी कुछ एक्टिविटीज़ है, बाह्य स्रोतन के कुछ एक्टिविटीज़ क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं कि जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन कहा जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं, ये 3 मेनली आती है। कौन कौन सी? पहली सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता यानी कॉल सेंटर, ये 3 आती है। हालांकि आप यहाँ तक लिख लेना, इसके बाद ये ना भी लिखोगे ना, ये चीज़ यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक, और ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट पेज में लिख लेना। यहाँ से सीधा यहाँ आ जाना, सीधी प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित है, बस ये आ जाना, वो 2.5 लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीट है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से लिखना प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज है इसके अंदर आती है। मेन कौन सी? बाह्य स्रोतन में यानी कि आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। नंबर 1 आंकड़ा प्रकरण सूचना, डेटा प्रोसेसिंग। देखो कि आंकड़ा प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानीपूर्वक एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं, जो इंग्लिश जानते हो, आराम से सूचना इन्फॉर्म दे सकते हैं। अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए कार्य करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका कम सघन जनसंख्या वाला देश जिसका नाम है बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे ये सेवा लाभदायक होती है। ठीक है, ये इजीली मिल जाती है, पैसा कम होता है, और चाहे वो इंडिया, चाइना, इवन अफ्रीका भी हो। ये एग्जाम्पल और डाल देना कि जो सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है बोत्सवाना भी हो, उनमें ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जो नहीं कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है इजीली ये श्रमिक या लेबर मिल जाती है, और ये जो स्किल भी होते हैं। तो ये हो गया आंकड़ा प्रकरण सूचना जो अपन देख लिया। सेकंड है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर आपने सब समझते होंगे। तो बाह्य स्रोतन के परिणामस्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नवीन कार्य उत्पन्न हुए हैं। कॉल सेंटर में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप आपस में कॉल सेंटर से के जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि हर कंपनी में कॉल सेंटर होता है। ठीक है, और बाह्य स्रोतन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध हो। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा कार्य उपलब्ध होने से इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। हाँ, ये तो हो सकता है कि बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ भी है। कंपेरेटिवली कुछ अपन कह सकते हैं आउटसोर्सिंग का रीज़न क्या है कि कंपेरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। ये इसका आउटसोर्सिंग का मेन है। तो ये कॉल सेंटर भी आप एग्जांपल डाल सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, ये सब है ना, कोस्टारिका। एक है नवीन प्रवृत्तियाँ, न्यू ट्रेंड्स भी है जो कि वर्क फ्रॉम होम एज लाइक है ना। तो देखो सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति में ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन, केपीओ और होम शेयरिंग है जो कि बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन, उद्योग, व्यवसाय प्रकरण, बाह्य स्रोतन, बीपीओ जिनको बोल सकते हैं अपन बीपीओ, ठीक है, से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। ठीक है, ये सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग है, ये देखा होगा आपने, जो ऑनलाइन काम होता है, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर, ये सब इसमें आ जाते हैं। जो न्यू ट्रेंड्स इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग जिसको अपन KPO बोल सकते हैं, एंड होम शोरिंग, द लेटर एज ऑल्टरनेटिव आउटसोर्सिंग। द KPO इंडस्ट्री इज डायरेक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO एज इट इन, इसको फुल फॉर्म भी तैयार करना, BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी सेम वो रखेंगे अपन। BPO का मतलब हो जाएगा व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन, और उसका हो जाएगा KPO का मतलब हो जाएगा नॉलेज वाला, जो ज्ञान वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ ये रहा, KPO हो जाएगा ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन। ये तो हिंदी है, इसकी KPO की फुल फॉर्म क्या है, ये KPO की फुल फॉर्म है, और BPO की फुल फॉर्म ये रह जाएगी व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और फिर अपन एज इनवॉल्व हाईली स्किल्ड वर्कर्स, और इट इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज आउटसोर्सिंग, KPO इनेबल्स companies to create additional business opportunities. Example of KPOs include research and development, R&D बोल सकते हैं शॉर्ट में एक्टिविटीज़, E-learning, बिजनेस रिसर्च, ये सब इसमें आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP शॉर्ट फॉर्म, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये भी। और एक ही लास्ट क्वेश्चन है अपना, जो आपके कहता है ना कि पूरे चैप्टर का सार एक तरीके से, जहाँ पर आपको ये रेड कॉलर, स्वर्ण, ये सब श्वेत, सफ़ेद, ये सब जितनी बातें पूछी थी, इनमें कौन कौन से आते हैं तो ये भी एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बीच में आ सकता है। ये क्या है कि कॉलर का रंग, इधर तो कॉलर का रंग, ठीक है, कॉलर का मतलब कलर ऑफ कॉलर, और इधर है कार्य की प्रवृत्ति यानी कि नेचर ऑफ वर्क। रेड कॉलर, रेड कॉलर का क्या काम है, ये सब आखेट करना, मतलब गैदरिंग, भोजन संग्रह करना, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों, ये सब काम रेड कॉलर वालों का है। बात आती है गोल्ड की, स्वर्ण वालों क्या काम है, ये सब इनका काम है। नवीन वर्तमान विचारों की रचना करना, उनका पुनर्गठन में व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या तथा प्रयोग में नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करना। क्रिएशन, रेस्ट्रिक्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड करंट आइडियाज़, और इंटरप्रिटेशन एंड यूज़ ऑफ डेटा एवोल्यूशन। सफ़ेद वाला का ये हो जाएंगे उच्च प्रौद्योगिकी, उद्योग में पारंगत होते हैं और व्यवसायिक श्रमिक होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वर्कर्स वेल वर्स्ड इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और फिर दूसरा जो ग्रे कलर बोलते हैं उसको दूसरे को नीला, ब्लू और गुलाबी, पिंक। ठीक है, तो ये श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली व्यवसायिक महिला श्रमिक, जैसे कि आया, हेयर ड्रेसर, बेबी सीटर और सेक्रेटरी, घरेलू नौकरानी, प्रशासनिक सहायता, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नीला में ये शारीरिक श्रमकार, वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक इसमें आ जाते हैं। गुलाबी में ये सब श्वेत से कम दक्षता वाले व्यवसायिक पुरुष होते हैं। ये तो श्वेत से कम दक्षता वाली महिला दूसर ग्रे में आ जाती है, गुलाबी में पुरुष आते हैं। और जैसे कि नाई, घरेलू कर्मचारी, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था, कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बाकी मुश्किल नहीं। एक बार देख लेना नोट्स को, और मैं इसका वैसे कैप्सूल भी बनाऊंगा, और इसका लाइव टेस्ट आपका है ही, जो आपके मॉर्निंग में होगा भाई। ठीक है, मॉर्निंग में लाइव टेस्ट हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, हो गया है, होने वाला क्या हो गया है। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कैप्सूल बता दूंगा मैं आपको इसमें भी, जो आप क्वेश्चन अगर देख लेते हो तो जहाँ तक है, अगर मैं नॉर्मल मोटा मोटी भी आपको कुछ बताऊँ तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 2022 में आ गया था वैसे तो, लेकिन ये अब अपन ज़्यादा नहीं मान, अंक की विभाजन एक तो देख सकते हैं अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कुछ फैक्टर वाली जो बातें थी, जैसे हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसका अलग कैप्सूल बनाऊंगा वैसे। ठीक है, क्योंकि उसमें और भी बातें मेरे को जोड़नी है, क्वेश्चन आंसर भी जोड़ना है, तो आप उस टाइम पर भी देख सकते हो। ठीक है, परिवहन कौन कौन से है, जो प्रवृत्त करने वाले कारक हैं, ये सब तो मैं अलग कैप्सूल बना के आपको बताऊंगा मोस्ट कौन से हो सकता है। ठीक है, सब कुछ देख के बताना है उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से आगे आने के चांस है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको अच्छे से देख लेना, और लाइव टेस्ट एक बार अच्छे से दे देना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का था, जो कि अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके।